दोस्तों, आपका स्वागत है UWD स्टोरीज चैनल पर। आज की स्टोरी एक जिन्न के बारे में है। क्या जिन्न बदला ले सकता है? हाँ, ले सकता है। ये स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार होने वाली है। तो दोस्तों, अपने कानों में एयरफोन और हेडफोन लगा लीजिए। चलते हैं एक रहस्यमय कहानी की ओर। तितली से उठते धुएं को देखकर रेशमा बुरी तरह डर गई। सप्तरंगी परों से सजी वह तितली काफी बड़ी थी। उसके आकार और खूबसूरती को देखकर ही 18 वर्षीय रेशमा का दिल उसे पकड़ने के लिए मचल उठा था और फिर वह उसे पकड़ने में भी कामयाब हो गई थी। मगर तितली उसकी पकड़ से छूटने के लिए इतनी मछली कि उसके पंख ही टूट गए। दोनों पंख चुटकी से पकड़े रेशमा ने जब जमीन पर पड़े तितली के जख्मी शरीर को देखा तो वह खौफ से 2 कदम पीछे हट गई। तितली के जख्मी शरीर से नीला पीला धुआं निकलने लगा था। तभी उसकी नजर चुटकी में दबे पंखों पर पड़ी। उनका भी यही हाल था। उनमें से भी गाढ़ा नीला पीला धुआं निकल रहा था। भयभीत होकर रेशमा ने पंख वहीं फेंक दिए और 2 कदम फिर पीछे हट गई। रेशमा को डर भी लग रहा था और मन में यह उत्सुकता भी थी कि ऐसा क्यों हो रहा है और अब आगे क्या होगा। इसलिए वह वहां से भागी नहीं। उसके देखते ही देखते नीला पीला धुआं एक सुरमी रंग के मोटे से बच्चे के रूप में बदल गया। मगर यह कहना कठिन था कि वह बच्चा किसी जानवर का था या इंसान का। उसका रंग न जानवर जैसा था और न इंसान जैसा। गाढ़े सुरमई रंग के उस बच्चे का सिर गंजा था। बस सिर के बीचों बीच लंबी छोटी बनी थी, चाणक्य जैसी। आंखों की जगह ऐसा लगता था जैसे कौड़ियां लगी हों। कान छोटे छोटे थे, मगर हाथी के कान जैसी बनावट वाले। उसके हाथ नदारद थे। कंधों से कान तक हरे रंग का तरल पदार्थ बह रहा था। गर्दन से नीचे तक का धड़ इंसानों जैसा था, पर टांगों की जगह कुल्हों पर से मोटी व आखिर में नुकीली पूंछ जैसा शरीर था। एकाएक रेशमा की नजर पंखों पर पड़ी। वह चीख पड़ी। पंखों की जगह 2 कटे हुए हाथ पड़े थे, बिल्कुल इंसानी बच्चे जैसी मुलायम और गोल मटोल पर सुरमई रंग के हाथ। तभी जोरों की आंधी चलने लगी। रेशमा एक पेड़ के तने की ओट में हो गई। उसने आंधी में 2 सुलगते अंगारों को देखा। वे अंगारे उसी की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर रेशमा बुरी तरह चीख पड़ी और दहशत से बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली तो वह अपने घर में पलंग पर लेटी थी। उसका सिर दर्द से फटा जा रहा था और जिस्म अलाव की तरह तप रहा था। बुखार से बोझल पलकें उठीं तो सिरहाने बैठी अम्मी सुबकती दिखाई दी। पलंग के निकट खड़े मौलवी साहब तस्बीह के दानों पर पढ़ाई कर रहे थे और अब्बू पायत की तरफ खड़े चिंताजनक नजरों से उसे ही देख रहे थे। धीरे धीरे उसकी पलकें फिर बंद होती चली गई। अभी उसने सुना मौलवी साहब कह रहे थे, अब चिंता की कोई बात नहीं है, बच्ची खतरे से बाहर है। 1-2 दिन में पूरी तरह तंदुरुस्त हो जाएगी, मगर बीती बातों का उससे कोई जिक्र मत करना। इसके बाद रेशमा का जहन सोता चला गया। इस बार जब उसने आंखें खोलीं तो वह पूरी तरह स्वस्थ थी। इस घटना के 2 साल बाद रेशमा का अफजाल नामक शहरी से निकाह हो गया। 1 साल बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। रेशमा ने अपनी बेटी का नाम मेहताब रखा। अफजाल के बड़े भाई नफीस का 5 वर्षीय बेटा था, अकरम। वह चाहते थे कि अकरम और मेहताब की मंगनी कर दी जाए ताकि बड़े होने पर दोनों के विवाह में कोई अड़चन न हो। उनका यह प्रस्ताव अफजाल और रेशमा दोनों ने ही खुशी खुशी मंजूर कर लिया। मेहताब के 1 साल की होने पर जोर शोर के साथ मंगनी की रस्म अदा हुई और फिर दावत हुई। पूरा घर मेहमानों से भरा था। अचानक पूरे घर को जैसे जलजले ने अपनी चपेट में ले लिया। भयंकर आंधी तूफान चलने लगा और मूसलाधार बारिश होने लगी। रोशनियों से जगमगाते घर में घटाघोप अंधेरा छा गया। अफजाल और रेशमा के दिल अनजानी आशंका से धड़क उठे। मेहताब करीब बड़े नफीस की गोद में थी। तभी पूरा घर दहशत भरी चीखों से भर गया। पूरे घर में असंख्य सुर्ख दहकते अंगारे हवा में लटक रहे थे, जिन्होंने देखते ही देखते भयानक चमगादड़ों का रूप ले लिया। फड़फड़ा वह अपने पंखों को फड़फड़ाती हुई रेशमा की तरफ झपटी। रेशमा भला उन सुर्ख दहलते अंगारों को कैसे भूल सकती थी। उसे वह घटना याद तो नहीं रही थी, मगर उन दहकते अंगारों को देखते ही उसे शादी से पहले घटी वह अजीबों गरीब घटना याद आ गई। चमगादड़ों को अपनी ओर आता देख वह भयभीत होकर अपने शौहर से लिपट गई, मगर
हुआ कुछ और। देखने से ऐसा ही लग रहा था कि चमगादड़ों का निशाना रेशमा है, मगर करीब आते ही एक चमगादड़ ने मेहताब को नफीस की गोद से झपटा और उड़ गई। पूरे घर में कोहराम मच गया। रेशमा तो बेहोश हो गई। तभी तूफान बारिश रुक गई और पूरा घर रोशनियों से जगमगा उठा, मगर उन चमगादड़ों का कहीं पता नहीं था। छोटे से अकरम के दिल पर उस घटना का इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि पूरे 6 माह तक वह बीमार रहा। रेशमा की हालत पागलों जैसी हो गई थी, मगर दूसरे बच्चे के होने पर धीरे धीरे उसकी हालत सुधर गई। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। 6 वर्षीय अकरम अब 25 वर्ष का सजीला नौजवान था और एक लिमिटेड फर्म में इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। कंपनी की तरफ से वह जगह जगह जाता रहता था। एक बार उसे 1 माह के लिए जयपुर जाना पड़ा। वहां अकरम को एक बिल्डिंग का नक्शा तैयार करना था। आशा के विपरीत अकरम ने 1 माह का काम 15 दिन में ही पूरा कर लिया। उसने सोचा, क्यों ना बाकी के 15 दिन गुलाबी शहर की रौनक देखी जाए। कंपनी की तरफ से वहां उसके लिए कार का प्रबंध था। तपती दोपहर के बाद शाम की ठंडक ने मौसम खुशगवार कर दिया था। अकरम ने कार के ड्राइवर से आसपास कहीं घुमा लाने को कहा। ड्राइवर सतीश यादव बड़ा ही बातूनी और मिलनसार युवक था। जल्द ही उसने अकरम से दोस्ती गांठ ली। बीते 15 दिनों तक वह खाली बैठा बोर होता रहा था, क्योंकि अकरम ने कहीं जाने की फरमाइश ही नहीं की थी। रौनक भरे बाजारों और दर्शनीय स्थानों से गुजरते हुए सतीश ने अकरण से पूछा, अब बताइए कहां चलिएगा? भूत महल, अकरम ने हंसकर कहा। क्या? सतीश बुरी तरह चौंका। क्या आप पहले भी यहां आ चुके हैं? नहीं। फिर आप भूत महल के बारे में कैसे जानते हैं? मैं तो मजाक कर रहा था यार। ओह, सतीश ने राहत की सांस ली। अकरम ने उसे गहरी नजरों से देखा और पूछा, क्या यहां वाकई कोई भूत महल है? छोड़िए, आप भी क्या किस्सा लेकर बैठ गए। कुछ और बात करते हैं। मैं आपको यहां के सबसे बेहतरीन। नहीं सतीश, अकदम ने उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे उस जगह के बारे में बताओ जिसे भूत महल कहते हैं। आप 21वीं सदी के होकर भी भूतों में विश्वास करते हो सर, सतीश ने कहा, मगर उसकी आवाज में दम नहीं था। तभी अकरम की नजर उसके गले में पड़े ताबीज पर गई। वह उपहास भरे स्वर में बोला, जब 21वीं सदी का आदमी गंडे ताबीज पहनता है तो समझो भूत भी हैं। सतीश बेहद गंभीर हो गया। कुछ देर चुप रहकर उसने कहा, सर प्लीज आप उस जगह के बारे में बात न करें तो बेहतर होगा। क्यों? क्या बात करने से ही भूत यहां आ टपकेंगे? प्रत्यक्ष में अकरम हंस रहा था, मगर अंदर ही अंदर उसके सीने में भारी उथल पुथल मची थी। वह लम्हा उसके जहन में ताजा हो गया था जब लाल सुर्ख अंगारों का काफिला खौफनाक चमगादड़ों में बदला था और फिर उसकी 1 वर्षीय मंगेतर मेहताब को एक चमगादड़ उसके अब्बू के हाथों से झपट कर ले गया था। पता नहीं क्यों उसका दिल कहता था कि उसकी मंगेतर जिंदा है और एक न एक दिन वह उसे जरूर मिलेगी। इसी वजह से आज तक उसने शादी नहीं की थी। मेहताब से 3 साल छोटी उसकी बहन मेहरूनिशा से उसका निकाह कराने के लिए घर वालों ने जमीन आसमान एक कर दिए थे, मगर अकरम ने साफ शब्दों में कह दिया था, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ मेहताब से। मेरा दिल कहता है कि एक दिन वह जरूर आएगी। उस दिन से उससे किसी ने शादी की बात नहीं की थी। अकरम की हंसी को नजरअंदाज कर सतीश ने गंभीर स्वर में कहा, यहां से करीब 200 किलोमीटर दूर एक बिहड़ जंगल है। वहां एक खंडर है। वह खंडर कभी खूबसूरत महल रहा होगा। खैर, एक बार वन विभाग के एक अधिकारी ने मेरी कार हॉयर की। वह काफी देर तक उस जंगल का निरीक्षण करते रहे। शाम हो चुकी थी। अचानक उनकी नजर उस खंडर पर पड़ी। हम कौतूहल में भरकर जब उस खंडर के निकट पहुंचे तो भीतर से घुंघरुओं की आवाज आई, जैसे कोई सैकड़ों घुंघरू पांवों में बांधकर चल रहा हो। हम दोनों खंडहर में जा पहुंचे, मगर फिर कहीं घुंघरुओं के बजने की आवाज सुनाई नहीं दी। हम वापस आने लगे। तभी हमारा सामना 2 सुर्ख दहकते अंगारों से हुआ, जिसके इर्द गिर्द नीला पीला धुआं तैर रहा था। हवा में लटके वे अंगारे अत्यंत भयावह थे। उन्हें देखते ही हम बेहोश हो गए। होश में आने पर हमने खुद को कार में पाया। दिन निकल चुका था, मगर हमारी हालत बहुत खराब थी। हम दोनों तेज बुखार से तप रहे थे। जैसे तैसे मैंने कार स्टार्ट की और जंगल से बाहर आ गए। रास्ते में एक मजार पड़ी। वहां मैंने कार रोक दी।
क्योंकि मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी। मैं कार से भी निकल नहीं पाया और बेहोश हो गया। शायद मजार पर बैठे पीर साहब ने ही हमें कार से निकाला होगा, क्योंकि जब हमारी आंख खुली हम मजार के करीब लेटे थे। हमारा बुखार उतर चुका था। उन्होंने हमें ताबीज पहनाए और कहा, उस खुदा ने ये जहान बनाया है, मगर इस जहान में उसने कई तरह के लोगों की दुनिया भी बसा रखी है। हर कोई अपनी दुनिया में मस्त है, इसलिए तुम भी अपनी दुनिया में मस्त रहो। किसी दूसरे के घर में घुसोगे तो यही हाल होगा। आइंदा ऐसी गलती मत करना। अकरम बाबू, आप पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं। मेरी आप बीती सुनकर आप समझ ही गए होंगे कि वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मेरी मानो तो इस किस्से को यहीं खत्म कर दो। मगर अकरम सतीश की बात सुन ही कब रहा था। उसका जहन तो अभी तक सुर्ख अंगारों में उलझा हुआ था। आखिर उसकी मंगेतर को उठाकर ले जाने वाले भी तो सुर्ख अंगारे ही थे। उसे लगा कहीं वह छम छम झनकती पायल मेहताब की ही तो नहीं थी। कभी उन जालिम भूतों ने उसे उस खंडर में कैद कर रखा हो। वह अपनी इस सोच पर बेचैन हो उठा और सतीश से बोला, प्लीज सतीश, तुम मुझे वहां ले चलो। क्या आत्महत्या करने का इरादा है? सतीश भयभीत नजर आ रहा था। तुम नहीं समझोगे। मैं समझना भी नहीं चाहता। अगर दोबारा वहां गया तो मेरी मौत निश्चित है। कुछ देर सोचने के बाद अकरम ने कहा, ठीक है, वहां मत जाना, मगर वहां तक पहुंचा तो दो। खंडहर में मैं अकेला चला जाऊंगा। मगर आप वहां जाना क्यों चाहते हैं? सतीश वजह जानना चाहता था। इस बारे में बाद में बातें करेंगे। पहले तुम मुझे उस जंगल तक ले चलो। मरता क्या ना करता। नौकरी का सवाल ना होता तो वह कभी वहां ना जाता, मगर एक बात उसके फायदे की यह थी कि उसे जंगल में नहीं जाना था। उसने कलाई घड़ी पर नजर डाली। रात के 11 बज रहे थे। वह बोला, वहां तक पहुंचते पहुंचते सुबह हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुम चलो। सतीश न चाहते हुए भी एक बार फिर उसी राह पर चल दिया जहां कभी न जाने की कसम खाई थी। जंगल तक पहुंचते पहुंचते सुबह के 5 बज गए। सतीश ने जंगल में बने खंडहर का पता बताकर कहा, आगे आपको अकेले जाना होगा, मैं आपके साथ नहीं जा सकता। ठीक है। अकरम अकेला ही जंगल में प्रवेश कर गया। अभी सूर्य की किरणें उदय होने में 1 घंटे का समय था। खंडहर तक पहुंचते पहुंचते भोर हो गई। जैसे ही अकरम खंडहर के निकट पहुंचा, उसे छम छम का स्वर सुनाई दिया। इस आवाज पर उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं। वह तेजी से खंडहर में प्रवेश कर गया। छम छम की आवाज अभी भी आ रही थी, जैसे कोई घुंघरू पांव में बांधे चल रहा हो। अकरम दबे पांव आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। पूरे खंडहर में सिर्फ एक ही कमरा ऐसा था जिसकी दीवारें ठीक थीं, या यूं कहा जा सकता है कि ठीक की गई थीं, क्योंकि पुरानी ईंटों में और बाद में मरम्मत की गई दीवार में लगी ईंटों में भारी अंतर दूर से ही नजर आ रहा था। उस कमरे पर लकड़ी के दरवाजे लगे थे जो बाहर से बंद थे। अकरम ने ध्यान से सुना, छम छम की आवाज वहीं से आ रही थी। अकरम ने आगे बढ़कर दरवाजे के हुकों में अटकी लकड़ी की फट्टी हटा दी और आहिस्ता से दरवाजा खोल दिया। कमरे में मशाल जल रही थी। एक और जमीन पर बिस्तर भी बिछा था। उस पर पड़ी सलबट्टें बता रही थीं कि कोई उस पर बैठा था। अकरम ने पूरा कमरा खंगाल डाला, मगर उसे वहां कोई नजर नहीं आया। छनकते घुंघरुओं की आवाज आनी भी बंद हो गई थी। अकरम की आंखें उन दहकते अंगारों को भी खोज रही थीं जिन्होंने बचपन से उसकी नींद हराम कर रखी थी, मगर वहां कोई नहीं था। हारकर वह वापस जंगल से बाहर आ गया। तब तक सूरज सिर पर चढ़ आया था। अकरम को सही सलामत वापस आया देखकर सतीश खुशी से उछल पड़ा। वह दौड़कर अकरम के पास आया और उसका माथा व हाथ छूकर खुशी से चहका, तुम तो पूरी तरह ठीक हो यार, ऊपर वाले तेरा शुक्रिया। सतीश की आंखें छलछला आईं। अकरम ने उसे सीने से लगा लिया और बोला, अब यही खड़े रहोगे या चलोगे भी? बहुत भूख लगी है यार। चलो। सतीश कार की तरफ बढ़ गया। दोनों को देखकर कहना कठिन था कि दोनों में मालिक नौकर का रिश्ता है। कार के करीब पहुंचते ही सतीश ठिठक गया। कार का पिछला दरवाजा खुला था। रुक क्यों गए सतीश? ये दरवाजा ठीक तो है, क्या हुआ इसे? अकरम ने दरवाजा देखते हुए कहा। बात यह नहीं है, वह सिर खुजाता हुआ बोला। मुझे याद है तुम्हारे जाने के बाद मैंने पिछला दरवाजा बंद कर दिया था, फिर यह कैसे खुल गया? हो सकता है तुमने ही इसे मेरे लिए बेध्यानी में खोल दिया हो और फिर भूल गए हो सकता है। सतीश ने अपने सिर को झटका दिया और ड्राइविंग सीट पर जा बैठा।
तब तक अकरम भी पिछली सीट पर बैठ गया था। कार तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगी। शहर तक पहुंचते पहुंचते सतीश ने कई बार अकरम से सारी कहानी सुनी, मगर उसे उस पर यकीन नहीं आया कि वह पूरे खंडर में घूम आया और उसे वहां कोई नहीं मिला। शहर के नामी रेस्टोरेंट के सामने कार रोककर सतीश ने अकरम की साइड का दरवाजा खोला। उसके बाहर निकलते ही सतीश ने फिर पूछा, क्या तुम्हें वहां दहकते सुर्ख अंगारे भी नजर नहीं आए? नहीं, कहते हुए अकरम चौंक कर पलटा। क्या हुआ अकरम बाबू? सतीश ने घबरा कर पूछा। ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे हो, मगर यहां तो कोई नहीं। कभी कभी ऐसा होता है। चलो पहले पेट पूजा कर ली जाए, खाली पेट पता नहीं क्या क्या लगता है, कहकर अकरम हंसा। दोनों ने जमकर खाया और फिर कॉफी का ऑर्डर दिया। अकरम ने महसूस किया सतीश पर अजीब सी बेचैनी सवार है। कार में भी उसने ऐसा ही कई बार महसूस किया, पर नजरअंदाज कर गया। कॉफी की चुस्की लेते हुए अकरम ने पूछा, क्या बात है सतीश, इतने परेशान क्यों हो? सतीश ने चौंक कर अकरम की तरफ देखा और बोला, अकरम बाबू, क्या आपने महसूस नहीं किया जो मैं कर रहा हूं? क्या? यही खुशबू जो कार में भी आ रही थी, फूलों की। हां, आ रही है, अकरम ने तनकर बैठते हुए कहा। मगर मैंने सोचा तुमने कोई परफ्यूम लगाया होगा। नहीं, मैं लेडीज परफ्यूम नहीं लगाता। सतीश ने बुरा सा मुंह बनाया। फिर यह खुशबू, यही तो मैं सोच रहा हूं। सतीश गंभीर हो उठा। तुम्हारा कहना है कि वहां कोई नहीं था। तुम्हारे आने पर कार का दरवाजा खुला होना और फिर फूलों की सुगंध। लगता है तुम्हारे साथ कोई बला यहां तक चली आई है। सतीश बुरी तरह डर गया। तुम बेवकूफ हो, अकरम ने कहा। मतलब तुम्हारे भेजे में इतनी सी बात नहीं आई कि भूत प्रेत जिन्न दिन के उजाले में सामने नहीं आते और न ही कहीं आ जा सकते हैं? अरे हां, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। सतीश ने राहत की सांस ली। लेकिन अकरम भीतर ही भीतर बेचैन हो उठा था। उसे खंडर में मिली मसहरी और जलती मशाल का ख्याल आ रहा था और याद आ रही थी वह छम छम जो उसने अपने कानों से उस कमरे का दरवाजा खोलने तक सुनी थी। मगर उसने अपनी बेचैनी सतीश पर जाहिर नहीं की। शाम हो चुकी थी। दोनों ने कॉफी खत्म की और वापस कार में आ बैठे। कार का दरवाजा खोलते ही अकरम ने फूल की महक को बहुत करीब से महसूस किया, जैसे उसके दरवाजा खोलते ही वह खुशबू कार में जा समाई हो। अपने खुदा को याद कर वह कार में जा बैठा। पिछले 19 सालों में वह पहली बार गहरी नींद सोया। अन्यथा उसे हर रात वे सुर्ख आंखें डराती थीं। खिड़की से धूप झनकर भीतर आ रही थी। अकरम ने उठकर भरपूर अंगड़ाई ली और जंभाई भी, मगर उसका मुंह अगले ही पल खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें हैरत से अपना कमरा देख रही थीं। वह तेजी से अन्य कमरों में पहुंचा। पूरा घर शीशे की तरह चमक रहा था। हर सामान करीने से सजा था। यहां तक कि रात को सोने से पहले उसने अपने कपड़े बेतरतीबी से सोफे पर फेंक दिए थे। उसके वे कपड़े अलमारी में तरीके से टंगे थे। जैसे ही वह डाइनिंग रूम में पहुंचा तो और भी हैरान हुआ। टेबल पर गर्मागर्म नाश्ता लगा था। वह सीधा किचन में पहुंचा। किचन में आज पहली बार उसने कदम रखा था, क्योंकि वह जब से यहां आया था खाना पीना, चाय नाश्ता सब भी कुछ बाजार से बना बनाया मंगाकर खा रहा था। किचन भी साफ था। वहां के फर्श का गीलापन इस बात का सबूत था कि किसी ने वहां की ताजी ताजी सफाई की है। जैसे ही वह किचन से निकला, उसके नथुनों से फिर वही चिर परिचित सुगंध टकराई। वह बुरी तरह चकरा गया। वह सीधा बाथरूम में जा घुसा। कुछ देर बाद जब वह नहाकर निकला तो उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। मगर तभी उसने अपने कमरे से बाहरी दरवाजे की तरफ भागते कदमों की आवाज सुनी। रास्ते में लटके पर्दे ने भी ऐसी हरकत की जैसे उसे किसी ने हटाया हो। कौन है यहां? वह चीखता हुआ बाहर आया। उसी समय दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने पूछा, कौन? सर, मैं हूं आपका ड्राइवर सतीश। ओ तुम। तभी अकरम को एहसास हुआ कि वह बाथरूम से नंगा ही बाहर आ गया था। अभी ठहरो, पहले मैं कपड़े पहन लूं। तो अभी तक क्या नंगे घूम रहे थे? ऐसा ही समझो। चारों तरफ नजर डालता हुआ अकरम अपने कमरे में पहुंचा और जल्दी से कपड़े पहन दरवाजा खोलने आ पहुंचा। सतीश ने अकरम को देखते ही शालीनता से पूछा, आप ठीक तो है? एकदम ठीक, अकरम ने उसे अंदर आने का संकेत करते हुए कहा। नाश्ता तैयार है, पहले कुछ खा पी लिया जाए, फिर कहीं घूमने चलने का प्रोग्राम बनाते हैं। अरे वाह,
सतीश ने तारीफी नजरों से अकरम को देखते हुए कहा, मैं तो समझता था ये काम औरतें ही अच्छा कर सकती हैं, मगर आपने तो उन्हें भी पछाड़ दिया। सॉरी किस बात की? आपसे एक नौकर होकर इतनी बेतकल्लुफी से। सतीश शर्मिंदा सा हो गया। तुम किसके नौकर हो? आपका। और मैं अपनी कंपनी के। तो इस तरह फिलहाल हम दोनों ही किसी के नौकर हैं। नौकर नौकर, भाई भाई। कहते हुए अकरम ने सतीश के गले में बांह डाल दी। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। रात को अपने फ्लैट पर लौटकर अकरम ने देखा डाइनिंग टेबल पर ताजा खाना सजा था। झूठे बर्तन साफ होकर करीने से सज चुके थे। अकरम को एहसास हो गया कि वहां किसी और का भी वजूद है, और शायद किसी लड़की की रूह का। सुबह उसे नंगा देखकर कोई लड़की ही शर्माकर भाग सकती थी, मगर दिन के उजाले में भूत। पूरा दिन वह इसी उलझन में घिरा रहा था। मानसिक तनाव के कारण वह अपने बदन में हरारत महसूस कर रहा था। अचानक वह तेज आवाज में बोला, मुझे भूख नहीं है, और फिर कपड़े बदलकर अपने बिस्तर पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। करीब 1 घंटा बाद कोई पर्दा हटाकर भीतर आया। वह कौन था यह कहना मुश्किल है, क्योंकि आगंतुक अदृश्य था। फर्श पर किसी के चलने की हल्की आहट उभरी, साथ ही कमरे में फूलों की सुगंध फैल गई। अकरम आंख बंद किए ऐसे लेटा था जैसे सो रहा हो, मगर वह जाग रहा था और सतर्क था। उसने महसूस किया कोई उसके सिरहाने आ बैठा है। कुछ पल बाद अकरम ने अपने माथे पर किसी के हाथों का कोमल स्पर्श महसूस किया। अकरम का पूरा शरीर एक पल के लिए जाम सा हो गया। सहसा उसने झपटकर अपने माथे पर सरसराता हाथ पकड़ लिया। करीब बैठी अदृश्य शख्सियत ने हाथ छुड़ाकर भागना चाहा, मगर अकरम ने उस कोमल और नाजुक हाथ को नहीं छोड़ा। वह जानता था हाथ छोड़ते ही वह जादूगर फिर हाथ नहीं आएगा या आएगी। तभी अकरम ने अपनी कलाई पर चुभन महसूस की। कोई उसके हाथ पर काट खाना चाहता था ताकि वह उसका हाथ छोड़ दे। ताज्जुब यह था कि अकरम को कोई नजर नहीं आ रहा था। उसने अंदाजे से उस अदृश्य शख्सियत की कमर में बांह पिरो दी और बला की फुर्ती से उसके हाथ कब्ज लिए। वह उसे देख नहीं सकता था, मगर छूकर उसके वजूद को मानो यह देख रहा था। अचानक एक युवती की बेहद सुरीली आवाज उभरी, आपको खुदा का वास्ता, मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दिया तो तुम फिर मेरे हाथ नहीं आओगी। आखिर आप मुझसे चाहते क्या हैं? सिर्फ तुम्हारा परिचय। ठीक है, मगर पहले छोड़िए तो सही। अगर तुम फिर भाग गई तो नहीं भागूंगी, खुदा कसम, मेरा यकीन करो। अकरम ने उसे छोड़ दिया और बेड पर बैठ गया। उसने महसूस किया वह युवती भी बेड के दूसरे कोने पर बैठ गई थी। जहां वह बैठी थी वहां से गद्दा दब गया था। उसके बैठते ही अकरम ने पूछा, तुम दिखाई क्यों नहीं देती? मुझ पर जादू का असर है। जब तक वह जादू दूर नहीं होता मुझे कोई इंसान नहीं देख सकता, मगर जानवर मुझे देख सकते हैं। तुम पर जादू किसने किया? अकरम ने हैरान होकर पूछा। तुम भूत हो या प्रेत या फिर जिन्न? ना मैं भूत हूं और ना प्रेत और ना ही कोई जिन्न। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूं और एक जिन्न की जादुई शक्ति से अदृश्य हूं। तुम कौन हो? कहां की रहने वाली हो? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं कौन हूं और कहां की रहने वाली हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे साथ कुदरत ने बड़ा भद्दा मजाक किया है। वह सुबकने लगी। कैसे? बताती हूं। वह युवती अकरम को अपनी कहानी सुनाने लगी। मैं जिन्हों की दुनिया में रहती थी। मेरे माता पिता की मेरे अलावा कोई संतान नहीं थी। मेरे पिता जिन्हों के कबीले के सरदार थे, मगर मैं दूसरे जिन्हों जैसी नहीं थी। सभी जिन्न इच्छानुरूप अपना वेश बदल लेते और तरह तरह की आवाजें करते। कभी जानवर, कभी पक्षी, तो कभी कीड़े मकोड़े। वे कुछ भी बन जाते थे, हवा में भी उड़ते थे। यही सब करना उनका खेल था, मगर मैं यह सब नहीं कर पाती थी। इसीलिए कोई मुझे अपने साथ नहीं खिलाता था। तब मैं अपने जिन्न पिता से पूछती, बाबा, मैं औरों की तरह क्यों नहीं हूं? सब जादू जानने हैं, मगर मैं कुछ नहीं जानती। बाबा मुझे प्यार से सीने से लगाकर कहते, क्योंकि तुम सबसे अलग हो। जानती हो, पूरे कबीले में तुम जैसा एक भी नहीं। तुम कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो, सफाई करती हो और सुंदर सुंदर कपड़े भी बनाती हो। यहां एक भी ऐसा नहीं जो तुम्हारा मुकाबला कर सके। सबसे बड़ी बात, तुम खुदा की नेक बंदी हो, जिसने मेरा जीवन भी बदल दिया है।
कुल मिलाकर जिंदगी मजे से गुजर रही थी। समय बीतता गया और मैं जवान हो गई। करीब 2 साल पहले मेरे पिता के मंत्री का बेटा बगावत पर उतर आया। उसका कहना था या तो मुझे मार दिया जाए या फिर मेरी उससे शादी करके उसे कबीले का सरदार बना दिया जाए। मेरे पिता नहीं माने। नतीजतन दोनों के बीच युद्ध छिड़ गया और एक दिन उसने मेरे पिता पर प्राणघातक हमला कर दिया। मरने से पहले मेरे पिता ने मुझे धताया कि वह मेरे पिता नहीं है, मैं जिन्हों की नहीं बल्कि इंसानों की संतान हूं। जब मैं 1 वर्ष की थी तब वे मुझे मेरी मां से छीन लाए थे, क्योंकि मेरी मां से अनजाने में तितली बने उनके इकलौते बेटे की हत्या हो गई थी। इसका बदला वे मुझे मार कर लेना चाहते थे। मार नहीं पाए और अपनी बेटी की तरह पाला। यह बात मेरे वजूद को जड़ कर देने के लिए काफी थी। तभी वह दुष्ट जिन्न आका भी वहां आ पहुंचा, जो मुझसे शादी कर कबीले का सरदार बनना चाहता था। तब मेरे पिता ने मेरी सुरक्षा के लिए मेरे चारों तरफ ऐसा जादू बांध दिया कि वह दुष्ट मेरे शरीर को छू न सके। इसके बाद उन्होंने प्राण त्याग दिए। आका जिन्न भी कई शक्तियों का मालिक है। वह मुझे छू तो नहीं सका, पर उसने अपनी शक्ति से बेहोश करके मुझे उस खंडर के कमरे में मुझे कैद कर दिया जहां आप गए थे। उस खंडर में कई भूत रहते थे जिन्हें आका ने मार डाला। फिर उसने मुझे अदृश्य कर मुझे घुंघरू बांध लेने के लिए विवश किया, ताकि मेरे पुंवरुओं की झनकार सुनकर राहगीर उस खंडर में आए और वह दुष्ट अपनी शैतानी ताकत बढ़ाने के लिए उनका खून पी सके। जिस दिन उसे वह शक्ति मिल गई जिससे वह बाबा के जादू को काट सके, उस दिन वह मुझे मारकर मेरा भी खून पी जाएगा। उसने मुझे बताया था मेरा खून पीने के बाद वह दुनिया भर के जिन्हों का बादशाह बन जाएगा, क्योंकि एक इंसान होकर मेरी परवरिश जिन्हों ने की थी। अपनी पूरी कहानी सुनाकर वह चुप हो गई। तब अकरम ने पूछा, जब मैं खंडर में गया था तब वह जिन्न कहाँ था? शायद आप नहीं जानते, सुबह के 4 बजे के बाद जिन्हों की ताकत कमजोर पड़ जाती है। ऐसा दोपहर 12 बजे तक रहता है। जब आप आए वह सो रहा था। मैंने आपके आने की आहट सुनते ही अपने पांव से घुंघरू खोल दिए थे ताकि उसकी नींद में खलल न पड़े। फिर तुम मेरे पीछे पीछे आ गई। हाँ, मगर वहां तो कोई पहरा भी नहीं था। वह जिन्न सोता था, तुम वहां से निकल सकती थीं। शायद आप भूल रहे हैं कि मैं एक इंसान हूं। बाहर से बंद दरवाजा खोल पाना मेरे वश की बात नहीं थी। जिन्न का क्या है, वह तो बाल बराबर जीरीन से भी आ जा सकते हैं। ओह, अकरम सोच में पड़ गया। उसकी मेहताब भी तो 1 साल की ही थी जब उसे सूर्ख अंगारे चमगादड़ बनकर उठा ले गए थे। अगर वही मेहताब थी तो रेशमा से जरूर किसी जिन्न के बच्चे की अनजाने में हत्या हुई होगी। उसने मन ही मन अगले दिन अपनी चाची पर फोन करने का निश्चय किया। अकरम की खुशी का ठिकाना नहीं था। रेशमा से फोन पर हुई बात से यह उलझन खत्म हो गई थी कि वह लड़की मेहताब है या नहीं। रेशमा ने अकरम को बताया था कि शादी से 2 साल पहले अनजाने में उसके हाथों एक अजीब से दिखने वाले बच्चे की मौत हो गई थी। वह मरने से पहले तितली बनकर घूम रहा था। अकरम ने बाजार से मेहताब के लिए मिठाई खरीदी। तभी उसकी नजर कुछ दूर रखे पिंजरों पर पड़ी उन पिंजरों में रंग बिरंगी चिड़िया, तोते बंद थे। वहीं एक पिंजरे में सफेद नेवला भी था। अकरम ने सफेद रंग का नेवला पहली बार देखा था। उसने सोचा, मैं मेहताब को नहीं देख सकता, मगर यह नेवला उसे अवश्य देख लेगा। इसके साथ उसका मन भी लग जाएगा। अकरम ने वह नेवला खरीद लिया और घर जा पहुंचा। आ गए आप? लड़की की आवाज में खुशी थी। लो मिठाई खाओ। किस खुशी में? लड़की ने पूछा। मेरी खोई हुई मंगेतर मिल गई है। अच्छा? इस बार लड़की की आवाज में उदासी उत्तर आई। क्या तुम इस बात से खुश नहीं हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है, लड़की ने जल्दी से कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी। खुदा के लिए ऐसा मत कहिए, यह गुनाह है। वह तड़प उठी। क्यों, क्या बात है? अकरम गंभीर हो गया। मेरे जिन्न पिता ने मुझे बताया था, जिस दिन वे मुझे इंसानों की बस्ती से उठाकर लाए थे, उस दिन मेरी मंगनी हो चुकी थी। अगर मैं अपने घर जा सकी तो। कहते कहते वह चुप हो गई। अकरम के मन में गुदगुदी सी हुई। ये देखो सफेद नेवला, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं। दिन भर अकेली बोर होती होंगी, अब इसके साथ खेलना। लड़की बहुत खुश हुई। उसने पिंजरा खोलकर नेवला हाथों में उठा लिया। हवा में लटके नेवले को देखते हुए अकरम ने कहा,
मैंने तुम्हारा नाम मेहताब रखा है, तुम्हें पसंद है? बहुत अच्छा नाम है। वह यूं खिलखिलाई जैसे कहीं घंटियां बजी हों। जयपुर का काम खत्म हो चुका था। अकरम अपनी पैंकिंग में जुटा था। तभी वहां मेहताब आई। अदृश्य मेहताब के हाथों में नेवला देखकर अकरम को उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता था। मेहताब ने पूछा, कहीं जा रहे हैं? मुझे वापस दिल्ली जाना है। यहां मेरा काम खत्म हो चुका है। आप जा रहे हैं और आप भी मेरे साथ चल रही हैं, बोली। मगर ऐसे कब तक मैं आप पर बोझ बनी रहूंगी? मेहताब उदास स्वर में, तुम बोझ हो? अकरम ने दूंखी लहजे में कहा, आज के बाद ऐसी गलत बात मुंह से भी मत निकालना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। अच्छा बाबा, गलती हो गई। अचानक अकरम ने मेहताब की तरफ घूमकर पूछा, एक बात पूछना चाहता था तुमसे। पूछिए। तुम्हारे ऊपर किए हुए इन जादुओं का असर कैसे खत्म होगा? आका जिन्न की मौत से। ओह, अकरम चौंका। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है? नहीं। यानी आका के आने का इंतजार करना होगा? उस दुष्ट का नाम मत लीजिए। आप एक इंसान होकर उसकी शक्तियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस सारी कायनात को खुदा ने बनाया है, उस शैतान को भी। मुझे अपने खुदा पर पूरा भरोसा है, वह मेरी मदद करेगा। इतना कहकर उसने मेज पर रखी कुरान उठाकर सीने से लगा ली। तभी घर के सारे खिड़की दरवाजे एक झटके से खुल गए। कमरे में तूफानी हवाएं कोहराम मचाने लगीं। मेहताब ने दौड़कर अकरम की बांह पकड़ी और एक दीवार से चिपक कर फुसफुसाई, वह दुष्ट आ गया है, मगर खबरदार, उसके सामने उसका नाम मत लेना, वरना तुम्हारे शरीर की इंसानी शक्ति भी घट जाएगी। और कुरान सीने से मत हटाना। उसी समय अकरम ने 2 सूर्ख अंगारों को खिड़की की राह भीतर आते देखा। मेहताब झट अकरम के पीछे छिप गई। कुछ पलों बाद उन अंगारों ने चमगादड़ का रूप ले लिया, एक विशालकाय भयानक चमगादड़ का। इसी के साथ कमरे में एक भयानक आवाज गूंजी, एक इंसान की आड़ में छिपकर तू मेरे हाथों से बच नहीं सकती। अगर इस इंसान का खून बहाना नहीं चाहती तो मेरे सामने आ। आज मैं तेरे नकली बाप का जादू खत्म करने आया हूं। अकरम ने अदृश्य मेहताब के जिस्म की कपकपी क्लार महसूस की। वह अकरम की पीठ से चिपकी खड़ी थी। उसके हाथ पर बैठा नेवला भी भयभीत होकर उसको पेट से चिपका जा रहा था। से इसकी बातों का जवाब मत देना, बस चुपचाप खड़े रहना और खुदा का नाम लेनो। खुदा का नाम ही इस दुष्ट के लिए घातक होगा, क्योंकि इसमें शय को बस गया है और शैतान खुदा से डरता है। मेहताब फुसफुसाई। इधर अकरम सोच रहा था कि आखिर वह जिन्न उन पर हमला क्यों नहीं कर रहा। उसी क्षण चमगादड़ बना आका जिन्न अपना खौफनाक मुंह खोले उनकी तरफ झपटा। अपने धर्म ग्रंथ को सीने से लगाए खड़े अकरम ने अल्लाह की इबादत करनी शुरू कर दी। जैसे ही चमगादड़ उसके करीब आई, वैसे ही पलट गई। फिर एकाएक चमगादड़ ने फर्श पर उतरकर आमखोर सिंह का रूप धारण कर दिया। उसका भयानक जबड़ा बहुत बड़ा था। सिंह दहाड़ा। उसकी दहाड़ से घर की दरो दीवार तो क्या, अकरम का कलेजा भी कांप गया। वह बुरी तरह डर गया था। मेहताब भी डर रही थी, मगर उसे मालूम था जब तक अकरम के हाथ में कुरान शरीफ है, वह उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एकाएक आका जिन्न ने पैंतरा बदला और पलक झपकते ही सांप बन गया। वह तेजी से जमीन पर रेंगता हुआ अकरम की तरफ बढ़ा। या अल्लाह मदद कर, मेहताब चीखी। इसे रोकने के लिए कुरान शरीफ को जमीन से लगाना होगा, जो 2 खज मिलने से भी बड़ा गुनाह है। अब क्या होगा? विषैला फंधारी सांप एकदम से 1 फीट दूर ही था कि तभी चू चू करता नेवला मेहताब की गोद से निकल सांप के फन पर झपट पड़ा। नेवले ने झपटकर सांप के फन को पकड़ लिया था, मगर तभी सांप ने अपने शरीर को नेवले पर लपेट दिया। नेवले के हलक से अजीब सी आवाजें निकलने लगीं। शायद उसका दम घुट रहा था, मगर फिर भी उसने सांप के फन में अपने दांत गड़ाए रखे। दोनों के शरीर फर्श पर लोटपोट हो रहे थे। सहसा नेवले ने काफी मुश्किल से अपने दांतों का दबाव सांप के फन पर बनाया। सांप बुरी तरह छटपटाया और उसका नेवले पर लिपटा शरीर ढीला पड़ने लगा। नेवले का उत्साह बढ़ने लगा। उसने जोश में भरकर अपने दोनों अगले पंजों से उसके फन को कसकर पकड़ा और दांतों में दबा फन नोच डाला। सांप बुरी तरह तड़पा, मगर नेवले का इरादा उस पर जरा भी दया करने का नहीं था। उसने उसके फन को उधेड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने पूरे सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए। पसीनों में सराबोर अकरम ने देखा सांप के टुकड़ों से नीला पीला धुआं उठने लगा था। धीरे धीरे वह टुकड़े एक जिन्न के शरीर के टुकड़ों में बदल गए।
और फिर पुनः धुआं बनकर आकाश की तरफ उड़ गए। अकरम ने अपनी धार्मिक पुस्तक को माथे से लगाकर छुआ और वापस भेज पर रख दिया। तभी अजान की आवाज उसके कानों में पड़ी। वह वहीं नमाज पढ़ने बैठ गया। नमाज अदा कर वह कमरे से निकला तो देखा एक पर्दानशी युवती गीले सफेद नेवले को कपड़े से पोंछ रही थी। मेहताब! अकरम की आंखों में खुशी के दिए टिमटिमा रहे थे, मगर अपने चांद के चेहरे पर पर्दा देखकर वह बोला, यह पर्देदारी किस लिए? सबसे पहले मेरी सूरत मेरे मंगेतर को देखने का हक है। ओह! उसकी आंखों में शरारत नाच उठी। क्या मालूम उन साहब का निकाह हो चुका हो? तो मैं उनकी नौकरानी बनकर जीवन गुजार दूंगी। सोच लो, फैसला तुम्हारे हाथ में है। चाहो तो मुझ कुंवारे का घर आबाद कर सकती हो। खुदा से डरिए अकरम साहब। मेहताब को गुस्सा आ गया। अरे बाप रे, ये तेवर! और अभी जो मुझसे चिपकी खड़ी थी। मैं डर गई थी। वह शर्मिंदगी भरे लहजे में बोली, अच्छा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों और तुम्हारे होने वाले शौहर से मिलवा दूं तो? सच? क्या आप उन्हें जानते हैं? मेहताब की आवाज खुशी से लरज रही थी। हां, अकरम ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए कहा, मगर बदले में मुझे क्या मिलेगा? वह सोफे पर पसर गया। दुआएं दूंगी। हर समय खुदा से तुम्हारी व तुम्हारे परिवार की सलामती की दुआ करूंगी। अकरम ने बाएं में हाथ डालकर कहा, मुझसे निकाह नहीं करोगी, मगर अपने शौहर के साथ रहते हुए मेरी सलामती की दुआ करना तुम्हें मंजूर है। अकरम साहब! वह खौफजदा हो गई। अरे पगली, तुम अब तक मुझे नहीं पहचानी। मैं तो तुम्हें उसी पल पहचान गया था जब मैंने खंडहर का किस्सा अपने ड्राइवर से सुना था। कौन है आप? उसने हैरान होकर पूछा। मैं तुम्हारे ताया अब्बू का बड़ा बेटा अकरम हूं, जिससे तुम्हारे अम्मी रेशमा और अब्बू अफजाल ने तुम्हारी मंगनी उस वक्त की थी जब तुम केवल 1 साल की थी। चचीजान के हाथों जिन्न का बच्चा मारा गया था। बदले में वे तुम्हें उठाकर ले गए। वह खौफनाक रात मैं कभी नहीं भूला, जब पूरे घर में दहकते सूर्ख अंगारे भर गए थे और फिर उन्होंने चमगादड़ों का रूप ले लिया था। तुम मेरे अब्बू की गोद में थी। चमगादड़ ने तुम्हें उनसे झपट लिया था। जानती हो, तुम्हारे इंतजार में मैंने आज तक शादी नहीं की। घर वालों ने एडी छोटी का जोर लगा दिया था कि मैं अपना घर बसा लूं, मगर मेरा दिल कहता था एक दिन तुम मुझे जरूर मिलोगी, और देखो, मिल गई। अकरम की आंखों में नमी उतर आई थी। रोती हुई मेहताब दौड़कर अकरम के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं हकीकत से अनजान थी। तो क्या अब मैं आपकी सूरत देख सकता हूं? अकरम ने मेहताब को कंधों से पकड़कर उठाते हुए पूछा। जवाब में मेहताब ने अपना घूंघट पलट दिया। अकरम की आंखें चकाचौंध हो गईं, जैसे बदली की ओट से चांद निकल आया हो। मेहताब किसी अप्सरा सी खूबसूरत थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अकरम ने देखा, सतीश आया था। घर में एक बहुत सुंदर लड़की को देखकर वह चौंका, मगर जय हकीकत पता चली तो वह मेहताब और अकरम को यूं देखने लगा जैसे वे दोनों अजूबा हों। जब अकरम मेहताब के साथ अपने घर पहुंचा और घर वालों को हकीकत का पता चला तो सभी के चेहरे हैरत, गर्व, खुशी और उत्साह से दमक उठे। दोस्तों, तो यहां पर यह कहानी समाप्त होती है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और आप ये स्टोरी कहां से सुन रहे हैं, अपना स्टेट का नाम और अपना नाम जरूर लिखें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।